हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम मयंक पाठक और आज का ये हमारा 6th लेक्चर है। आज हम बात करेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नाम से ही समझ सकते हैं, जो कि प्रॉफिट के लिए ना हो, जो प्रॉफिट ना कमाने के लिए कंपनी या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन होती। तो ये जो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है वो 3 तरीके से बनाती है। ठीक, पहला आपका है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इक्विवेलेंट टू कैश बुक। एक तरीके का कैश बुक होता है, ठीक है, जिसमें हम रिसिप्ट और पेमेंट्स अकाउंट बनाते हैं। हिंदी में आप कह सकते हो प्राप्ति भुगतान खाता रिकॉर्ड बही के समूल्य है। ठीक। फिर आता है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखो, हमने जो पहले का करा था उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था। ये एक तरीके का इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ही प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है, बट ये आपका किसी तरीके का प्रॉफिट नहीं देता है, ना इसका नुकसान होता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो हम इसमें यूज करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और तीसरी चीज हम इसमें भी बैलेंस शीट बनाते हैं, चिट्ठा जिसे कहा जाता है हिंदी में। तो जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी इनकम क्या होती है, ठीक है, इनकम के बारे में बात करते हैं कि उनकी जो इनकम्स हैं वो कैसे होती है, कहाँ से आती है इनकम। तो पहली चीज तो डोनेशन से, ठीक है, डोनेशन हो गया, आपका एंट्रेंस फीस हो गया, एडमिशन फीस हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, लाइफ मेंबरशिप हो गया। तो ये सारी आपकी क्या है, इनकी इनकम। हिंदी में वही आपको दान, प्रवेश शुल्क, चंदे, ठीक है, आजीवन सदस्यता शुल्क, ठीक है, गैर लाभकारी संगठनों की आयों में कुछ मूल्य स्रोत हो तो उन्हें हम इनकम कहते हैं। ठीक है, ये इनके इनकम के तरीके हैं। ठीक। तो कुछ जो इनकम है, इन इनकम में से कुछ को तो हम कैपिटलाइज करते हैं, ठीक है, और कुछ को एक्रुअल बेसिस पे हम लोग काम लेते हैं। ठीक। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, ये एक लीगल अकाउंटिंग एंटिटी है। ठीक, एक ये लीगल है, जो नॉन प्रॉफिट है, जो अपने प्रॉफिट के लिए काम ना करे, वो एक लीगल और नॉन मतलब अकाउंटिंग एंटिटी है। ठीक है, ये 1932 के तहत की है। और ये बेनिफिट किसे देती है, ये आपको सोसाइटी को देती है, जो आपके समाज है उसके लिए बेनिफिशियल होती है। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं हॉस्पिटल। ठीक। दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं एजुकेशनल, मतलब जैसे स्कूल हो गया, सरकारी स्कूल वगैरह, या फिर जो सस्ते स्कूल होते हैं वगैरह। ठीक है, एजुकेशनल हो गया। जो शिक्षा आपको दे, एजुकेशन में आप समझिए सीधा जो शिक्षा प्रोवाइड करे। दूसरा टेम्पल्स हो गया, क्लब हो गया। क्लब देखो, यहाँ पे डिस्को बार वाला क्लब नहीं है, ये आपका एक तरीके से आश्रम होते हैं, जैसे वृद्ध आश्रम हो गए, आपका क्या कहते हैं अनाथ आश्रम हो गए, ये टाइप के क्लब्स, इन्हें क्लब्स बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें हम पहले क्या करते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, जिसमें सारी कैश की ट्रांजैक्शन होती है। ठीक है, जितना भी हमारा कैश के ऊपर ट्रांजैक्शन होगा, जितना कैश से हमने पेमेंट किया होगा या कैश आया गया होगा, उसको हम किस में लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे इसे रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लेते हैं, बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। ये दोनों मिलके आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन है वो बताता है। मतलब कि बिल्कुल, देखो, घाटा मुनाफे वाली बात नहीं है, पर ये हम कह सकते हैं कि बिल्कुल कर्जदार हो रहा है, ये मतलब ढंग से चलेगा कि नहीं चलेगा उसके बारे में बता देगा कि इसके पास पैसा है कि नहीं है। ठीक है। अब दो टर्म आते हैं आपके, डेफिसिट, ठीक है, ये देखिए, डेफिसिट और सरप्लस। देखो, डेफिसिट का मतलब क्या होता है, सिंपल सिंपल से आप समझिए कि डेफिसिट का मतलब होता है जिसकी इनकम कम हो पर जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा हो। मतलब जिसकी जो इनकम है उसकी कम हो, उसको डेफिसिट कहेंगे, और जिसका एक्सपेंडिचर ज्यादा हो, मतलब जिसकी, जैसे आप मान लो, मैं एग्जांपल लूं, मोहन है, अगर उसे कहा जाए कि भाई इसकी तो इनकम कम है और क्या कहते हैं एक्सपेंडिचर, इसके खर्चे बहुत ज्यादा है, तो उसे हम कहेंगे कि मोहन इज ए, जो मोहन है वो एक डेफिसिट पर्सन है। ठीक है। तो उससे हम सीधा समझ लेंगे कि इसकी जो आमदनी है वो कम है और जो खर्चा बहुत ज्यादा है। और सरप्लस का मतलब उल्टा, बिल्कुल कि आमदनी ज्यादा और जो खर्चा है वो कम। ठीक। फिर आते हैं, हम बात करते हैं रिसिप्ट
एंड पेमेंट अकाउंट, मतलब प्राप्ति और भुगतान खाते के बारे में, उसके चलिए कुछ फीचर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए पहली चीज तो हम लोग इसमें कैश बुक बनाते हैं। ठीक, कैश बुक बनाते हैं हम तो सबसे पहले यही बात है, क्योंकि एक टाइप का कैश बुक है तो इसमें सबसे पहले हम कैश बुक बनाते हैं। हमारे जितना भी कैश आ रहा होगा उसे रिसिप्ट के तहत हम उसे डेबिट में लिखेंगे। डेबिट मतलब व्हाट कम्स इन, एंड क्रेडिट मतलब व्हाट गोज आउट। तो जितना भी कैश आ रहा है उसे हम डेबिट साइड में लिखेंगे, 2 कॉलम बना लेंगे, मतलब सीधे हाथ की तरफ ऊपर हम लिखेंगे डेबिट और उल्टे हाथ की तरफ लिखेंगे क्रेडिट। अगर पैसा आ रहा है आपका तो आप डेबिट के नीचे लिखोगे, और पैसा जा रहा है, खर्चा हो रहा है, मतलब जो भी खर्चा हो रहा है एक्सपेंडिचर, उसे हम किसके नीचे लिखेंगे, क्रेडिट के नीचे लिखेंगे। ठीक, फिर तीसरा पॉइंट है जब कैश आएगा तभी ही एंट्री होगी। देखो पहले जो एक्रूवल अजम्पशन हमने पढ़ा था उसमें क्या था, जैसे कि आपका डील हो गई। ठीक, आपने 10,000 रुपए की डील करी, तो आपको अकाउंट में जिस दिन करी है उसी दिन एंट्री आपको करनी होती है। ठीक है, चाहे पैसा आपको 6 महीने बाद मिले, 1 साल बाद मिले, या कभी भी मिले। ठीक, बट इसमें जो नॉन प्रॉफिट वाले हैं उसमें क्या है कि जिस दिन आपको कैश मिलेगा, डील चाहे कभी भी हो, जिस दिन आपको कैश मिलेगा उसी दिन आपको एंट्री करनी है। ठीक, उससे पहले या उसके बाद एंट्री नहीं कर सकते। जिस दिन पैसा आया उसी दिन एंट्री करोगे। ठीक है, तो हम इस पे कैश बेस्ड अकाउंट पे ये बनता है। ठीक, देखो ये डबल एंट्री सिस्टम नहीं है। पहली बात, ये सिंगल एंट्री सिस्टम है, नॉर्मल होता है, तो ये डबल एंट्री सिस्टम नहीं है। ठीक, फिर हम आते हैं, बात करते हैं तो आपके क्या कहते हैं इससे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये एक तरीके का, अभी हमने शुरुआत में ही बात करी थी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की ही तरह होते हैं, मतलब वही है, पर जैसे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो उसका कोई इनकम नहीं होता, वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, तो हम इसके लिए टर्म यूज करते हैं, उसकी जगह पे प्रॉफिट एंड लॉस की जगह हम यूज करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखो ये एक तरीके का रेवेन्यू अकाउंट है। सबसे पहला पॉइंट, एक तरीके का रेवेन्यू अकाउंट है, इनकम अकाउंट नहीं है, रेवेन्यू अकाउंट है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे खर्चे हुए हैं, एक्सपेंसेस को हम लोग, जितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, जितना पैसा आया, उससे हम लोग कंपेयर करते हैं या फिर मैच करते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट कि जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू नेचर के आइटम को इसमें हम ऐड करेंगे। ठीक है, देखो जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू टाइप की जो इनकम होगी या रेवेन्यू टाइप के आइटम्स होंगे सिर्फ उसी को ऐड करेंगे, पर कैपिटल टाइप के जितने होंगे, कैपिटल नेचर के आइटम्स होंगे, उसको ऐड नहीं करते। ये पॉइंट आप बांध के रख लीजिए। क्वेश्चन आ सकता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है आपका नॉन प्रॉफिट वाला, उसमें कैपिटल को ऐड करते हैं कि नहीं, या रेवेन्यू को ऐड करते हैं कि नहीं, या फिर आप बताइए। तो उसमें हम रेवेन्यू को ऐड करते हैं और कैपिटल को ऐड नहीं करते। ठीक, तीसरी बात, इसमें कैश एंड नॉन कैश आइटम्स जो होते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन को भी लेते हैं। ठीक, जितना भी कैश और नॉन कैश आइटम है, कैश वाला आइटम हो या नॉन कैश वाला आइटम हो, उसे भी हमें लिखना पड़ता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक, एक चीज और, इसमें एक मेन पॉइंट है कि जो इस साल का खर्चा है, जितना भी आपने इस साल खर्चा किया है, वो आपको इसी साल में लिखना पड़ेगा। कैश वाली बात नहीं है कि जो हमने इससे पहले वाले में क्या पढ़ा था कि कैश जिस जब आएगा तभी एंट्री करेंगे, नहीं। इसमें क्या है, इसमें जितना आपने खर्चा किया, जो आपने इस साल खर्चा किया आप इसी साल लिखोगे, ये नहीं कि अगले साल के उसको अकाउंट में डालोगे। आपने जिस इस साल मानिए कि आपने 20 लाख का खर्चा किया, तो आपको इसी साल में लिखना होगा 20 लाख का खर्चा, चाहे वो आपका शुरुआत में हो या बिल्कुल अंत में हो, बिल्कुल जैसे एक दिन पहले ही क्यों ना हुआ हो। ठीक, तो आपको वो उसी साल के अंदर लिखना है। देखो मेन पॉइंट, एक बात मैं आपको बता दूं, जो आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका सेक्शन 8 ऑफ कंपनी एक्ट के तहत बना है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो आपके अकाउंट है और जो बैलेंस शीट है उनको आपको किसके हिसाब से बनाना होता है। देखो पहली चीज तो जो आपका कंपनी एक्ट सेक्शन 8 कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से बना नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसमें क्या है कि जो शेड्यूल 3 है कंपनी एक्ट, उसके हिसाब से आपको अपनी अकाउंट्स और बैलेंस शीट बनानी पड़ेंगी, ये कहता है। तो इसे नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बैलेंस शीट। देखो बैलेंस शीट तो सभी अभी हमने बहुत टाइम से पढ़ी रही है, तो बैलेंस शीट के बारे में आपको पता ही होगा
कि जहाँ पे आप एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी के बारे में हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है, बट इसमें देखो जो हमने पहले इक्वेशन पढ़ी थी ये वाली जो ये एसेट्स वाली है, ये एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल फंड, हमने जो पहले पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। ठीक है, पर इसमें भाई ऑनर्स इक्विटी तो है ही नहीं, इनकम तो ही नहीं दी, तो हम इसमें कैपिटल फंड कहते हैं। ठीक है, देखो इसमें देखो पहला पॉइंट क्या लिखा है, इसमें जो भी स्टेटमेंट बनेगी उसमें एसेट्स एंड लायबिलिटी शो करना है। ठीक है, जो भी आपकी स्टेटमेंट बनेगी उसमें आपको अपनी एसेट्स मतलब संपत्ति और जितनी भी देनदारी है, लायबिलिटी मतलब देनदारी है, वो शो करनी पड़ेगी। ठीक है, अब कैपिटल फंड कैसे निकाला जाता है, तो कैपिटल फंड निकाला जाता है, कैपिटल फंड इज इक्वल्स टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। जितनी भी आपकी संपत्ति और जितनी देनदारी है उसको घटा दो तो वो आपका कैपिटल फंड आ जाता है। क्या आ जाता है, कैपिटल फंड। कैपिटल फंड मतलब बचा कुचा। ठीक, और ये रिप्रेजेंट क्या करता है, इसको जो कैपिटल फंड है बैलेंस शीट किस कहाँ से बनता है, किस केस से बनता है, तो ये कंट्रीब्यूशन ऑफ मेंबर्स की, मतलब कितनों ने, जो तुम्हारे मेंबर है उसने कितना कितना पैसा कंट्रीब्यूट किया है, पैसा दिया है। ठीक, दूसरा लीगेसीज के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। स्पेशल डोनेशन हो गया, एंट्रेंस फीस हो गई, ये सारा कैपिटल फंड और बैलेंस शीट में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखो एक पॉइंट और है इसमें, ये वाला, अगर मेंबर्स ने कंट्रीब्यूट नहीं किया तो उससे एक्यूमुलेट फंड कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूमुलेट फंड, कि एक्यूमुलेट फंड का मतलब क्या होता है, जब आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स पैसा कंट्रीब्यूट ना करे या पैसा ना दे कोई भी, तो उसे हम लोग कहते हैं एक्यूमुलेट फंड, एक्यूमुलेटेड फंड, जो पैसा नहीं मिला है, जो नहीं दिया गया। ठीक है, अब इसमें डेफिसिट और सरप्लस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखो अगर तुम्हारा डेफिसिट मतलब अभी हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, तो डेफिसिट मतलब आपका था क्या, याद है आपको कुछ, कि इनकम कम होना और एक्सपेंडिचर ज्यादा होना, मतलब खर्चा बढ़ना। खर्चा अगर ज्यादा है और इनकम कम है तो मतलब नुकसान है। तो जब कैपिटल फंड होगा तो डेफिसिट जो होगा हमारा कम करोगे आप लोग। ठीक है, मतलब जितना कैपिटल फंड, मानो कि आपका बचा कुछ आपके पास 10,000 रुपए और आपका नुकसान हो गया 5,000 का, तो आपको 10,000 में से 5,000 घटाने हैं, तो कितना बचा 5,000, तो वो आपका जो 5,000 बचा डेफिसिट के बाद वो आपका कैपिटल फंड होगा। और सरप्लस का मतलब ये था कि इनकम ज्यादा खर्चा कम है, मतलब प्रॉफिट है ना। तो जो कैपिटल फंड हमारा, अब मान लो कि हमारा प्रॉफिट हुआ है 5,000 का, ठीक है, और 10,000 आपका कैपिटल फंड था, तो जो ये 5,000 और 10,000 है इन दोनों को आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, क्या कर दोगे, जोड़ दोगे आपस में। तो वही चीजें लिखी है कि कैपिटल फंड में से डेफिसिट होगा तो कैपिटल फंड में से नुकसान को कम कर दोगे और प्रॉफिट को सरप्लस में ऐड कर दोगे। ठीक, फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में अब बात करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा डोनेशन। ठीक है, सबसे पहला डोनेशन आता है, स्पेशल टर्म्स है सारी। देखो जो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनका एक सबसे बड़ा इनकम सोर्स होता है डोनेशन। ठीक है, डोनेशन क्या कह सकते हैं, उस डोनेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, किसी को पता है, दान या फिर चंदे। ठीक है, डोनेशन देना, तो ये सबसे ज्यादा पैसे आने की इसमें चांसेस होते हैं। और दो तरीके के डोनेशन होते हैं। ठीक है, एक तो जनरल डोनेशन होता है और एक स्पेसिफिक डोनेशन होता है। देखो जनरल डोनेशन का मतलब मैं आपको साफ साफ बता दूं, जनरल डोनेशन मतलब जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं किसी वृद्धाश्रम गया या फिर, हाँ मान लो मैंने वृद्धाश्रम गया और वृद्धाश्रम में मैंने कहा कि लो मैं आपको 1 करोड़ रुपए दे रहा हूँ। ठीक है, और मैंने वो 1 करोड़ रुपए दे के चला गया। अब वो उस 1 करोड़ से कुछ भी करें उससे, चाहे वृद्धाश्रम की मरम्मत करवाएं या फिर वृद्धाश्रम के लिए मेडिकल फैसिलिटीज लाएं या उससे कुछ भी करें, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैंने उन्हें पैसा दे दिया, वो किसी भी काम में यूज करे, तो वो हो गया तुम्हारा जनरल डोनेशन। और एक होता है स्पेसिफिक डोनेशन। ये जो स्पेसिफिक डोनेशन मैंने लिखा हुआ है ये आप पढ़ ही रहे होंगे। तो स्पेसिफिक डोनेशन का मतलब होता है कि किसी काम से दिया हुआ डोनेशन। मतलब जैसे मैं गया, मैंने 1 करोड़ रुपए दिए, ठीक है, तो जब 1 करोड़ रुपए दिए तो मैंने उनसे डायरेक्ट बोल दिया भाई साहब मैं आपको 1 करोड़ रुपए दे रहा हूँ। ठीक, पर आपको इस 1 करोड़ से अपनी जितनी भी ये वृद्धाश्रम की बिल्डिंग है
उसका निर्माण करना है, उसको रेनोवेट करना है, उसको बनाना है। जितना टूटा फूटा है, आपकी बिल्डिंग खराब होगी, उसको अच्छी तरीके से नया करना है। तो ये हो गया स्पेसिफिक डोनेशन। अब जब हम डोनेशन करते हैं तो इसे अकाउंट में भी लिखना होगा जब डोनेशन आ रहा है। तो अगर जनरल डोनेशन आ रहा है, देखो आपका जनरल कि भाई कुछ भी यूज करो, तो हम उसे लिखेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर में। किसमें लिखेंगे? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे हम लोग उसे, कि भाई हमारा ये एक तरीके का सोर्स ऑफ इनकम है। और अगर आपका स्पेसिफिक डोनेशन है कि किसी एक कार्य की वजह से, एक पर्टिकुलर पॉइंट की वजह से डोनेशन आ रहा है, तो उसे हम कैपिटल फंड अकाउंट में लिखेंगे कि बचा कुचा ये हमारा पैसा है, ये इस चीज के लिए फंड दिया गया है, बट उसे हम बैलेंस शीट में लायबिलिटीज के अंदर लिखेंगे। जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो लायबिलिटीज लिखेंगे, मतलब देनदारी, उसमें हम इसे लिखेंगे। ठीक। फिर हमारा सेकंड है एंट्रेंस और एडमिशन फीस। एंट्रेंस एंड एडमिशन फीस क्या होता है? ठीक है, ये एक तरीके का कैपिटल टाइप नेचर है, मतलब जो हमारी, देखो एसेट भी नहीं है इसमें हमारे पास, हमने एसेट दे दिया। ठीक, मतलब एंट्रेंस और एडमिशन फीस में एसेट्स दे दिया, और जो हमारा लायबिलिटी बची है वो एंट्रेंस फीस है। तो एंट्रेंस फीस एक तरीके का आपका कैपिटल नेचर को मानेंगे हम लोग। ठीक है, ये कैपिटल नेचर का, इसे हम किस फंड में लिखेंगे, कौन से अकाउंट के उसमें लिखेंगे? कैपिटल फंड अकाउंट में इसे ऐड करेंगे। एंट्रेंस फीस जितनी भी आएगी, 100 रुपए 50 रुपए जो भी फीस होगी, हम उसे कैपिटल फंड अकाउंट में ऐड करेंगे। ठीक। फिर आता है सब्सक्रिप्शन। देखो सब्सक्रिप्शन जो है, मैं कैसे आपको समझाऊं, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लोग नेटफ्लिक्स ले लेते हैं, ठीक? तो नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं 1 साल का। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आपका कोई क्लब है, आपने कहा कि 3 महीने तक हम ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे, ये आपको सुविधाएं देंगे, और इसकी कीमत आपकी 3 महीने की कीमत है कि 1000 रुपए। तो ये आपका सब्सक्रिप्शन है। तो ये एक तरीके का आपका इनकम का सोर्स है, क्योंकि आप इसमें अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, यानी कि फ्री में वो पैसे दे रहा, आप इसके बदले कुछ उसे दे रहे हो। तो ये सब्सक्रिप्शन है, इसे हम ऐड करते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर में, क्योंकि ये हमारा कमाई का सूत्र है। तो इसे हम किस में ऐड करेंगे? जो कमाई का है उसे इनकम में करेंगे, जो कैपिटल है जिसमें कमाई वमाई नहीं है, डायरेक्ट आ रही है, जो डायरेक्ट पैसा आएगा उसे आप कैपिटल में करोगे, जो कमाई से आएगा वो आप उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करोगे। ठीक है, अब आती है लाइफ मेंबरशिप। लाइफ मेंबरशिप भी एक तरीके का सब्सक्रिप्शन होता है, पर ये क्योंकि एक ही बार लोगों को पे करना होता है जिंदगी भर के लिए, कि बार बार तो पे करोगे नहीं। ठीक है, तो एक बार पे करना है तो हम इसे कैपिटल टाइप नेचर कहेंगे, और इसे हम किस में ऐड करते हैं? कैपिटल फंड अकाउंट में। किस में ऐड करेंगे हम इसे? कैपिटल फंड अकाउंट में। ठीक है, अब 5वां पॉइंट आता है हमारा लीगेसीज। हमने लास्ट टाइम पे अभी थोड़ी देर पहले लीगेसीज के बारे में बोला था, तो अब लीगेसीज के बारे में बात करते हैं। देखो लीगेसीज का मतलब क्या है कि जैसे मैं हूँ, ठीक, मैं मर गया, पर मरने से पहले जितनी भी मेरी प्रॉपर्टी है या फिर जितने भी मेरे पास बैलेंस है, मैंने वो किसी वृद्धाश्रम या अनाथ आश्रम के नाम कर दिया, तो उसे हम लीगेसीज कहते हैं। ठीक, कि मरने वाले की जो विल होती है, आखिरी इच्छा के तहत कि अपना सारी संपत्ति किसी को दे देना, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को अपनी संपत्ति मरने के बाद दे देना, उसे लीगेसीज कहते हैं। ठीक है, इसको हम कैपिटलाइज करेंगे। ठीक है, इसको भी हम कैपिटलाइज करेंगे, और ये एक तरीके की लायबिलिटी है। ठीक है, क्योंकि ये तो देनदारी, हम इसे देंगे नहीं, पर एक तरीके की देनदारी होती है। ठीक है, पर देनदारी होती है, और इसे हम ऐड किस में करेंगे? कैपिटल फंड में ही ऐड करेंगे। कैपिटल है ये हमारी, क्योंकि अब तो हमारे पास आ गई, पर कैपिटल है, पर एक तरीके की हमारा ये क्या कह सकते हैं, किसी ने हमें दान में दिया है। दान में नहीं कहो, मतलब ये एक तरीके की आपकी देनदारी है, तो ये आपका कैपिटल फंड हो गया। ठीक, वैसे कैपिटल फंड अकाउंट में हम इसे ऐड करते हैं, इसका जितना भी लेगेसीज का पैसा आया होता है उसे कैपिटल फंड अकाउंट में ऐड करते हैं। ठीक, फिर एंडोनमेंट फंड डोनेशन। ठीक है, एंडोनमेंट फंड डोनेशन क्या है समझिए, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप हैं, ठीक, आपने क्या करा, आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी ने क्या करा कि भाई कोई ऑर्गेनाइजेशन है ऐसी नॉन प्रॉफिट वाली, उसे कहा कि हम तुम्हें 5 करोड़ रुपए देते हैं। ठीक है, पर
आपको 5 करोड़ हम बैंक में डाल रहे हैं और इस 5 करोड़ के ऊपर जो इंटरेस्ट साल का मिल रहा है वो पैसे आपको मिलेंगे। आपको 5 करोड़ रुपए नहीं मिल रहे हैं, जो बैंक की तरफ से 5 करोड़ के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है वो हम आपको डोनेट करेंगे और उसका आप इस्तेमाल करिए। वही लिखा है, डोनेशन से जो भी इनकम होगी उसको स्पेसिफिक काम के लिए यूज करना। ठीक है, अब देखो डोनेशन उसने करी है मेरे को, उसने कितना डोनेशन किया, 5 करोड़। ठीक है, पर 5 करोड़ को मैंने क्या करा, बैंक में डाल दिया और बैंक से मुझे साल का उस पर इंटरेस्ट मिला। मान लो कि मेरे को 5 लाख का इंटरेस्ट मिला 5 करोड़ पे साल में। ठीक, तो 5 लाख रुपए जो मिले हैं मैं इसे स्पेसिफिक काम के लिए यूज करूंगा। तो ये होता है एंडोनमेंट फंड डोनेशन। ठीक है, ये एक तरीके की, इसको हम लायबिलिटी साइड में ऐड करेंगे। ठीक है, और इसे हम कैपिटल फंड में करेंगे। किस में करेंगे, कैपिटल फंड में, क्योंकि ये तो अभी हमारा ही पैसा है ना, पर एक तरीके से देनदारी भी होती है, तो इसे हम लायबिलिटी, देनदारी में हमें इसे चुकाना नहीं होता क्या, पर ये एक तरीके की देनदारी ही होती है, हम इसे लायबिलिटी ही मानते हैं और इसे हम कैपिटल फंड में लायबिलिटी की साइड में लिखते हैं। ठीक, फिर आता है ट्रीटमेंट ऑफ सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स, मतलब जितने भी आपके पुराने अखबार या मैगजीन है उनको बेच के जो पैसा आता है। ठीक है, जो हमने अपने, देखो जो 7वां पॉइंट है इसमें सिर्फ और सिर्फ हम अपनी रद्दी क्या होगी तुम्हारी, जितने भी अखबार या मैगजीन को बेचेंगे उसके बाद जो पैसा आएगा उसे हम किस में ऐड करेंगे, वो एक तरीके की आपकी सोर्स ऑफ इनकम हो गई। आपको किसी ने डोनेशन नहीं दिया ना वो फीस है, वो सोर्स ऑफ इनकम हो गई, तो हम उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऐड करेंगे। ठीक, फिर 8वां पॉइंट है हमारा सोल्ड ऑफ ओल्ड फिक्स्ड एसेट, मतलब जो हमारी पुरानी संपत्ति है, जैसे फर्नीचर हो गया, फिर पुराना घर हो गया, कोई भी पुरानी चीज होगी, पुरानी संपत्ति को जो बेच देंगे तो वो कहाँ जाएगा, आपका कैपिटल रिसिप्ट में जाएगा। ठीक है, पर ये कैपिटल रिसिप्ट में तो जाएगा, पर अगर प्रॉफिट और लॉस, मतलब देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो हमने ओल्ड एसेट बेचा, ठीक, ओल्ड एसेट बेचा, माना कि 100 रुपए का था और वो बिका 120 रुपए में। पुरानी चीज हमने घर बेचा अपना या फिर पुराना लैंड बेचा कोई, वो 100 की थी 120 में बिकी, तो जो हमारी 100 रुपए की थी, जो 100 था वो तो आपका जाएगा कैपिटल रिसिप्ट में, मतलब कैपिटल फंड अकाउंट में जाएगा। ठीक है, पर जो 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ है वो 20 रुपए आपके किस में जाएंगे, ऐड हो जाएंगे तुम्हारे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, यही अगर मान लो कि 100 रुपए की चीज 80 रुपए में बिकी, ठीक है, तो जो 80 है वो तो कैपिटल में ही जाएंगे। ठीक है, पर जो 20 रुपए का घाटा हो गया हमें, जो 20 रुपए का घाटा हो गया हम उसको माइनस कर देंगे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, हम लिख देंगे कि हमारे को 20 रुपए का घाटा हो गया, उसे माइनस में लिख देंगे। ठीक, कितना समझ में आया। अब हमारा लास्ट पॉइंट है हॉनोरोरियम। ठीक है, ऑनोरोरियम। ठीक, ऑनोरोरियम क्या होता है, ये एक टाइप का एक्सपेंडिचर होता है। हॉनोरोरियम मतलब एक्सपेंडिचर, जैसे आपका कोई फंक्शन हुआ, ठीक, वहां पे आपने किसी को बोल दिया, जैसे अमिताभ बच्चन आ गया, ठीक है, वहां पे अमिताभ बच्चन आ गया तो हम अमिताभ बच्चन को सैलरी नहीं देंगे। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे आपका खुद का स्कूल है, वहाँ पे सारे टीचर्स होंगे, आप टीचर्स को हर मंथ सैलरी दोगे और वहीं पे आप कह दो किसी गेस्ट फैकल्टी को एक दिन के लिए पढ़ाने के बुलाओगे तो उसे सैलरी नहीं दोगे, उसे हॉनोरोरियम दोगे, मतलब एक टाइप का छोटा सा अमाउंट या फिर उन्हें ऑनर करोगे, उनको अच्छा फील कराओगे, वो आपका एक तरीके से खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर होता है। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो कैश के टर्म्स में भी हो सकता है या फिर किसी गिफ्ट के टर्म में भी हो सकता है। आप उससे या फिर छोटा सा कैश अमाउंट दोगे, ठीक है, या फिर उसको आप कोई गिफ्ट दोगे, तो वो तरीके का आपका खर्चा हो गया और उस खर्चे को हम किस में लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, जो खर्चा और इनकम होगी वो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट पे होगा। जो हमारा खुद का कैपिटल होगी, जो हमारा जो पैसा होगा, खुद का पैसा, वो हम कैपिटल फंड में लिखेंगे। ठीक, तो किसी को भी कोई भी डाउट हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है। लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।